बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, सलमान भट्ट एसोसिएट मेंबर, ठीक है, आई कैप का, जो आपके लिए बड़ा क्रूशल होता है कि अच्छा उस्ताद के पास ये अपनी डिग्री है कि नहीं है। तो जी है, बड़ी मुश्किल से ले ली हुई है मैंने, उसके बारे में बताऊंगा कभी, ठीक है, डिटेल में। वैसे तो हर क्लास में मैं अपना राज खुद ही खोल देता हूँ, तो मैं यहाँ पे भी खोल देता हूँ, कोई मसला नहीं है, लेकिन अभी थोड़ा सा ठहर के, ठीक है, थोड़ा सा फेमिलियरिटी क्रिएट हो। अच्छा जी, मेरी जो लास्ट एक्सपोजर था दैट वाज CFO ऑफ अ मल्टीनेशनल ग्रुप। मेरी अपनी जो पहली जॉब थी दैट वाज अ मैनेजर फाइनेंस, मैनेजर अकाउंट्स एंड टैक्सेशन एक्चुअली इन अ मल्टीनेशनल कंपनी रोडोल्फ पाकिस्तान, और लेटर ऑन आई वाज प्रमोटेड एज CFO विद इन अ स्पैन ऑफ मे बी 4 ईयर, 3.5 ईयर में मैं CFO उसी कंपनी का CFO बन गया, उसकी सब्सिडरी का एक्चुअली। उसके बाद लगा कि ज़िंदगी में और कुछ करने को नहीं है, तो बस जो अचीव करना था कर लिया, चलो आओ बच्चों का मुस्तकबिल तबाह करते हैं, ठीक है। तो मैं बच्चों का मुस्तकबिल तबाह करने पढ़ाने आ गया, ठीक है। अच्छा, मैं पढ़ा ऑलमोस्ट 2019 से रहा हूँ, अलॉन्ग विद द जॉब तो मैंने रिसेंट 2021 में छोड़ी। पढ़ा मैं शुरू से रहा हूँ 2021 से, लेकिन मेरी पढ़ाने का जो तो अप्रॉक्सीमेटली 5 ईयर्स मेरे बनते हैं। 2009 से मैंने स्टार्ट किया हुआ, 19 से सॉरी, राइज से मेरे कैरियर का आगाज़ हुआ था, तो कॉलेज से। मेरा तरक्की का राज भी ना, तरक्की का ग्राफ भी उल्टा है, ठीक है। मैंने पढ़ाना शुरू किया था CFAP में, ठीक हो गया। उसके बाद मैं तरक्की हुई, मैं कैफ में पढ़ाना शुरू कर दिया। उसके बाद मेरी तरक्की हुई तो मैंने PRC में भी पढ़ाया, ठीक है। ये तरक्की का ग्राफ मैंने इसलिए इस तरह उल्टा लिखा हुआ है। मैंने सिर्फ CFAP को पढ़ाना चाहा था शुरू में, क्योंकि पढ़ाने का बहुत शौक था, पैशन था, तो मुझे लगा कि यार CFAP को पढ़ाना चाहिए, अच्छे बच्चे होंगे, ठीक है। तो लेटर ऑन रियलाइज हुआ कि नहीं यार, CFAP में इतना ज़्यादा वो, मतलब मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, आप जिस एज में हो, इस एज में मैं आपको कुछ भी अच्छा गाइड करूं तो आपका जिंदगी का ट्रैक बदल सकता हूं, ठीक है। अभी आप वो गर्म लोहे की तरह हो, मैं जिस तरह मोल्ड करना चाहूंगा कर सकता हूं, ठीक है, एक अच्छे वे में डाल सकता हूं। CFAP के बच्चे पक्के अंडे की तरह होते हैं, उबले हुए अंडे की तरह, ठीक है, वो नहीं बदलते, उन्होंने अपनी डायरेक्शन तय कर ली होती है। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू था, जिस वजह से मुझे लगा कि मुझे नीचे आना चाहिए। उसमें एक रीज़न ये भी थी कि आपका जो लाइक बीइंग अ CFO और बिफोर दैट इवन बीइंग अ मैनेजर अकाउंट्स एंड टैक्सेशन, मैंने मल्टीपल हायरिंग स्कीम्स ग्रुप के अंदर, ठीक है। मुझे बहुत जल्दी बहुत सी उसमें अचीवमेंट्स मिली, वो कभी फिर जिंदगी में बताऊंगा। अभी कन्फाइंड रहता हूँ सब्जेक्ट तक। उस ग्रुप के अंदर मुझे बहुत सी हायरिंग्स करने का मौका मिला, इवन के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हायर करने का मौका मिला। मुझे ऐसा लगा कि जो प्रोडक्शन आ रही है वो ठीक नहीं आ रही है, ठीक है। तो जिम्मेदारी किसी को तो लेनी पड़ेगी। प्रोडक्शन ठीक नहीं आ रही, मतलब द पीपल आर क्वालिफाइड, स्टूडेंट्स आर क्वालिफाइड, ठीक है, आई कैन से दे आर प्रोफेशनल्स, बट खाली डिग्री तक या सर्टिफिकेशन तक वो प्रोफेशनल हैं, उनकी एटीट्यूड में, बिहेवियर में प्रोफेशनल नाम का कोई चीज़ नहीं है। मतलब ना तो वो गधे सीधे हुए स्टूडेंट लाइफ में, ना वो उन्हें फर्म सुधार सकी, तो वो दोनों तरफ से ही लैक रहा और सरकार उन्हें प्रोफेशन में आ गए। अब वो पैसे मांगते हैं एज पर सर्टिफिकेशन के भी, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बड़े बोरी लेके आओ पैसे देने के लिए, ठीक है, लेकिन उनकी जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो आपको अलाउ नहीं करते कि आप उनको हायर करें, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम। तो मुझे लगा कि अच्छा ठीक है, नीचे वाले बच्चों को पढ़ाता हूँ, कैफ वालों को। तो पढ़ाना शौक से कैफ वालों को शुरू किया, लेकिन लेटर ऑन PRC में कॉलेज वालों ने फंसा लिया, ठीक है। उसके बाद से तौबा कर ली, तो अभी तो नहीं पढ़ा रहा PRC को, अभी फ्यूचर में कभी लगे तो शायद पढ़ा दूं। ये था ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ठीक है जी। आते हैं ज़रा थोड़ा सा सब्जेक्ट के ऊपर। अब ज़रा अपने आप को मज़ीद कन्फाइन कर लेते हैं सब्जेक्ट के ऊपर ज़रा। बिजनेस लॉ, इससे पहले ये कैफ 3 का सब्जेक्ट था। अगर आप लोगों को इल्म हो तो 2 अटैम्प्ट्स पीछे चले जाएं, यानी 1 साल पीछे चले जाएं, तो ये सब्जेक्ट जब स्कीम चेंज होने से पहले ये कैफ 3 का सब्जेक्ट था, जिसमें 2 सब्जेक्ट्स का कंपोजिट था। वो सब्जेक्ट कंपनी लॉ एंड बिजनेस लॉ, और दोनों से 50-50 मार्क्स टेस्ट होते थे इक्वली, ठीक है। 50 मार्क्स फॉर बिजनेस लॉ, 50 मार्क्स फॉर कंपनी लॉ। लेकिन उस वक्त उसके बाद जब स्कीम चेंज हुई तो उन्होंने उसको दोबारा से स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट करने के चक्कर में दोनों सब्जेक्ट आसान हो गए, ठीक है। दोनों सब्जेक्ट, उनके दोनों की जो सिलेबस कंटेंट था वो डिवाइड हो गया। मतलब कि एक स्टूडेंट पहले 100 मार्क्स के अंदर वो पूरा सिलेबस कंटेंट पढ़ता था, मल्टीपल चैप्टर्स ऑफ कंपनी लॉ, मल्टीपल चैप्टर्स ऑफ बिजनेस लॉ, और वो सारे पढ़ने के बाद, बल्कि कंपनी बिजनेस लॉ जितना आप पढ़ें इतना तो लाजमी था, इसमें से कुछ निकाल दिया वो बता दूंगा, इससे ज्यादा ही था, इससे कम नहीं था।
उन्होंने जब स्प्लिट किया तो बहुत से, बिजनेस लॉ की बात करता हूं जरा कन्फाइन करके, बिजनेस लॉ के अंदर जो कैफ 3 था वो इससे ज्यादा था। उन्होंने क्या किया, चैप्टर्स ही निकाल दिया आपके सिलेबस से, ठीक है, मल्टीपल चैप्टर, जो मुश्किल तरीन चैप्टर थे जिसमें स्टूडेंट को, टीचर को फख्र महसूस होता था पढ़ाते हुए और स्टूडेंट को मुश्किल महसूस होती थी पढ़ते हुए, वो चैप्टर ही सिलेबस से निकाल दिए। और जो रहने दिए वो भी, उसमें से भी वो जो मुश्किल टॉपिक्स थे वो सारे निकाल दिए। आई डोंट नो ऐसा क्यों किया, और आई वाज एक्सपेक्टिंग इन द बिगनिंग कि यार ये अभी चेंज होगा रिवीजन, हमारे सब टीचर का कॉन्सेंसस था एक कि अब सिलेबस चेंज होगा, लेकिन नहीं हुआ। 2 अटेम्प्ट्स गुजर गई हैं उसी सिलेबस के साथ, आई कैप रिजल्ट्स लेके आ रहा है, उसको लगता है मैं उतने तो फेल कर ही लेता हूँ इस सिलेबस के साथ भी, तो मुझे क्या जरूरत पड़ी है सिलेबस को पास कर, सिलेबस को चेंज करने की। सरकार ने सिलेबस चेंज नहीं किया। तो अब वैसे कहूं तो इस वक्त स्टेज 1 में से, जो आपकी फर्स्ट स्टेज है जिसमें से आप ये पहला पेपर अडॉप्ट कर रहे हो, आई थिंक ये पहला पेपर ही है, कोई ऐसा तो नहीं जो 3 या 2, ये क्रैश के लिए 1 पेपर के साथ आए हो या 2 पेपर्स के साथ? कौन है जो मुजाहिद है 2 पेपरों के साथ आया? कोई है मुजाहिद 2 के साथ? कौन सा? FAR 1? सुभान अल्लाह, ओके ठीक है। इसके अलावा कोई और मुजाहिद जो 2 के साथ आया या एक सिंगल पेपर के साथ माइंड से? ओके सो वापस आता हूं उस पर। तो अब सूरत हाल ये है कि पेपर स्टेज 1 का सबसे आसान पेपर है। जितने भी आपके 4 पेपर हैं स्टेज 1 में, उसमें सबसे आसान पेपर और सबसे कम सिलेबस वाला पेपर यही है। पासिंग रेशियो भी बहुत अच्छी है, अराउंड 45%, 40% से अबव रिजल्ट, 40% से अबव रिजल्ट आता है। आई कैप का बात कर रहा हूँ, आई कैप का रिजल्ट 40% मीन्स 100 स्टूडेंट में से अप्रॉक्सीमेटली 40 स्टूडेंट्स पास होते हैं, ठीक है। सो ये रेशो है। अभी इतनी अच्छी नहीं है 100 में से 100 पास हो जाए, लेकिन 100 में से 40, पहले कभी 30 पास होते थे, ठीक है, अब वो कहीं चल के 40 पे चले गए हैं, ठीक है। तो थोड़ा बेहतरी आ गई रिजल्ट के अंदर भी। पेपर आसान हो गया। अगर मैं कहूँ क्रैश में पहले भी पढ़ाया जाता था, लेकिन क्रैश में मैं कभी पहले एडवाइजेबल नहीं था। अच्छा, मैं क्रैश अब से नहीं पढ़ा रहा, मुझे क्रैश पढ़ाते तकरीबन 4 सेशंस हो गए होंगे क्रैश पढ़ाते हुए। सो ये मेरा इस कॉलेज में 2nd सेशन है, इससे पिछला सेशन एक मैं पढ़ा चुका हूँ। तो क्रैश के अंदर पहले मुश्किल होता था जब कैफ 3 था। कैफ जब से ये स्प्लिट हुआ है, क्रैश के अंदर इसको ख़त्म करना कोई मुश्किल काम नहीं है। मतलब लास्ट टाइम हम लोगों ने 36 लेक्चर्स में, 37 लेक्चर्स में हम लोगों ने क्रैश में इसको ख़त्म किया था। तो अप्रॉक्सीमेटली मैं एक्सपेक्ट करता हूँ इस बार शायद एक आधा दिन ऊपर लग जाए या एक आधा दिन नीचे हो जाए, प्लस माइनस चलेगा, +-2 चलेगा। इतना आसान सिलेबस है, ठीक हो गया। अच्छा जी, पहले जरा डिवीजन देख लेते हैं कि 100 मार्क्स का अगर पेपर है तो अब इसकी डिवीजन कैसे है, ये पेपर आना कैसे है। अच्छा, पहले मुझे एक बात बताएं, आप लोगों ने अभी आप लोगों का रिजल्ट अवेटिंग है या आ चुका हुआ है? कल आने वाला है, ऐसे ही है सबका? माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आसानी करे आप सबके लिए। ओके, अच्छा जी, MCQs। इससे पहले ना आप लोगों ने एक याद रखिएगा, इससे पहले आप लोगों ने जो पेपर्स दिए हैं 5 पेपर्स PRC के, वो सारे MCQs बेस्ड पेपर थे। कहीं भी आपका राइटिंग स्टाइल जज नहीं होता था। ये ऑप्शन ठीक है, आपने टिक कर दिया, एग्जामिनर ने आपको मार्क्स पूरे देने, वो बेचारा बाउंड है, कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन ये जो 100 मार्क्स का पेपर है ना, अब इसमें सिर्फ 15 मार्क्स MCQs हैं, रिमेनिंग 85 मार्क्स में आपने लिखना है। यहां पे आके बहुत से बच्चे एक्सपोज हो जाते हैं। अक्सर आपने सुना होगा जी PRC तो बड़ा आसान है, कैफ में बच्चा फंस जाता है। कैफ में बच्चा इसलिए फंस जाता है कि कैफ में पेपर सब्जेक्टिव हो जाता है। अब आपके खाली MCQs नहीं चलने, आपकी प्रोफेशनल राइटिंग भी चलनी। नॉट लाइक दैट कि मैं कहूँ बहुत एक्सट्रीम लेवल पे डिमांड करता है, बट एटलीस्ट डिमांड जरूर करता है वो आपसे। आपको इसी पैच के अंदर मैं आपको होमवर्क भी दिया करूंगा, ठीक है, और चेक भी किया करूंगा, और बहुत भूखा हूं पैसे भी लिया करूंगा फाइन के, ठीक है, जो नहीं करेगा, ठीक है। चेक भी किया करूंगा, इसलिए बता रहा हूं, ठीक हो गया। फिर शुरू में तो चेकिंग होगी, 1-2 दफा चेक करूंगा, उसके बाद इसको डिस्कशन पे ले जाऊंगा। फिर कॉपीज चेक नहीं करूंगा, नोट्स चेक नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा ख्याल है 1-2 राइटिंग्स के अंदर जो आप मुझे दिखाओगे अपनी कॉपीज, उसके अंदर मैं जज कर लूंगा कि आपकी बीमारी क्या है या आपका मर्ज क्या है। हर एक का इंडिविजुअल मर्ज हो सकता है, ठीक है। तो मैं वो आइडेंटिफाई कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद आपने उस मर्ज के लिए काम करना है। बार बार वही मर्ज मुझे दिखाने का कोई फायदा नहीं। मतलब डॉक्टर को रोज जाके दिखाओ कि सर देखें जरा क्या हाल हुआ है, तो वो कोई फायदा नहीं। उसने वही मेडिकेशन आपको कहना है 5 दिन के लिए इस्तेमाल करो। मैं भी यही कहने वाला हूं कि अगर आपको मैं एक दफा आपका प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर दूंगा कि आपकी राइटिंग में क्या प्रॉब्लम है जो कि एग्जामिनर को पसंद नहीं आएगा, तो या वो एग्जामिनर उधर वहां पे आपके मार्क्स लूज करवा देगा,
तो वो प्रॉब्लम आप लोगों ने उसके ऊपर फिर होमवर्क करना है, ठीक है, उसके ऊपर फिर आपने काम करना है। कुछ ऐसे होंगे जिसको मैं कहूंगा बेटा आपका सीक्वेंस बहुत अच्छा है, आप इसको मेंटेन करके रखो, ठीक है। कुछ ऐसे होंगे जिनको कहूंगा बेटा आप क्वेश्चन पढ़ लो, जब एक दफा कर लो तो उसके बाद एग्जामिनर का सोल्यूशन पढ़ा करो। फिर कुछ ऐसे होंगे जिनको मैं कहूंगा बेटा आप तो 2 दफा लिखा करो, पहली दफा लिखो, चेक करो, दोबारा लिखो, सेकंड टाइम रीडिंग के बाद लिखो दोबारा। हालांकि उसका मकसद समझ नहीं आता कि सर ये क्या बात हुई, जब सोल्यूशन ही पढ़ लिया तो लिखने का फायदा, तुम दोबारा लिख के देखो तब भी वैसा नहीं लिख सकोगे, ठीक है, ये मेरी गारंटी है आप लोगों को। सो ऐसा होता है कि अच्छा उससे फायदा क्या होगा नसीब, वो बता देता हूं। इस स्ट्रेटेजी से नसीब क्या फायदा होता है, वो ये है कि आपने अक्सर देखा होगा, आपका दोस्त स्मोकर हो ना, आपका ग्रुप स्मोकर का हो, लड़के तो अच्छी तरह जानते होंगे, बेटियां इतना नहीं जानती। सो आप 2-10 दिन ग्रुप में खड़े हो, आप बहुत रेजिस्टेंट हो, बड़े सख्त हो, ठीक है कोई बात नहीं, महीना लगेगा, 2 महीने लगेंगे, उसके बाद तुम भी उनके साथ मिलके सूटा लगा रहे होगे, ठीक है, ऐसे ही है कॉमन। अच्छा वो ये बहुत सख्त है जी, ये कोई 1 साल बाद शुरू करेगा। सर समझाना ये चाह रहा हूं कि बुरी सोबत, नहीं कुछ लोगों पे नहीं भी पड़ता सर, बुरी सोबत का असर पड़ता है बहुत जल्दी। लेकिन अगर मैं आपको रोज नमाज के लिए लेके जाना चाहूं, नहीं, वो जरा कोई साल लगेगा आपको इस समझाने के लिए नमाज भी पढ़ना जरूरी, तो नेक सोबत का जरा असर लेट पड़ता है। तो ये जो मैं सोबत बता रहा हूं ना कि आपने एग्जामिनर का सोल्यूशन पढ़ना है, उसे लिखना है, ये नेक सोबत है। इसका असर इतनी जल्दी नहीं नजर आएगा एक दिन में अंदर, लेकिन विद इन द पैच ऑफ 2 मंथ्स जो आपके पास एग्जाम तक होंगे, अगर आप इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखोगे तो कहीं ना कहीं लास्ट वाले दिन, पेपर वाले दिन आपकी राइटिंग में वो रिफ्लेक्शन नजर आएगी। क्यों, कहीं ना कहीं वो एग्जामिनर का जो एक सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर बन चुका होगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? ये गोल्डन, मैं कह सकता हूं रूल दे रहा हूं आपको, ये पास करने का पेपर, आसान रूल कि एग्जामिनर का सोल्यूशन पढ़ो अच्छे तरह। आपको एक दफा ये आइडिया हो गया कि अच्छा ये एग्जामिनर ने ये लाइन ये इस तरह लिखी है, अब अगली दफा जब कोई और सोल्यूशन पढ़ोगे उसमें भी वही पैटर्न नजर आएगा, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता उसी पैटर्न की आदत हो जाएगी जो एग्जामिनर को पसंद है, ठीक है। मेरा मतलब पॉइंट समझ पा रहे हो? सेंटेंस स्ट्रक्चर वो उस तरह का बन जाएगा। क्लियर हो रही बात की? अच्छा जी, सो इस 100 के मार्क्स में से 15 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं। पहले 35 मार्क्स के होते थे, 30 मार्क्स के सॉरी कैप 3 में, लेकिन अब उन्होंने रिड्यूस करके 15 मार्क्स के कर दिए। रिमेनिंग उन्होंने 40% डिस्क्रिप्टिव और 60% उन्होंने पेपर केस स्टडीज पे बेस कर दिया, मतलब अप्रोक्सीमेटली 34 मार्क्स के वो सवाल जिन्हें आप रट्टा कहते हो कि यार एज इट इज आपने कहीं पढ़े होंगे और आपने कोई कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना होगा, कोई कंडीशन लिखनी होगी, लाइक दैट। और केस स्टडी वो है जिसमें आपने केस को समझना होगा, प्रोविजन ऑफ लॉ को याद करना होगा, उसके साथ लिंक करना होगा और फिर अपनी जजमेंट देनी होगी। बीइंग अ जज आपने उसे जज करना होगा कि अच्छा ठीक है इसमें कौन से, ये जो मेरे सामने केस आया है, अब लॉ है ना चूंकि, तो आपके सामने जो केस आया तो जज फील करो जरा, अच्छा यार मैं अगर फैसला कर रहा हूं तो कैसे करूंगा, तो फिर रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ लॉ ढूंढोगे कि अच्छा प्रोविजन ऑफ लॉ की गाइडेंस क्या मौजूद है, उसे केस से लिंक करोगे और फिर अपना कंक्लूजन दोगे। बात समझ आ रही है? अब इस स्टेज में ना, इस केस, अच्छा दोनों स्टेजेस पे थोड़ी सी प्रॉब्लम शेयर करता हूं। जिस तरह डिस्क्रिप्टिव की स्टेज की बात करूं तो आप लोग ना इंटर पढ़ के आए हो, इंटरमीडिएट से होकर आए हो, या चलो ओ लेवल्स ए लेवल से हो। ओ लेवल्स वाले तो फिर बेहतरीन, थोड़े ए लेवल्स वाले बेहतर होते हैं। ए लेवल्स वाले हैं वैसे, अच्छा उनकी थोड़ी सी ना राइटिंग थोड़ी बेहतर हो जाती है क्योंकि उनके पेपर उस तरह के क्रिएटिव थोड़े से अरेंज किए जाते हैं। हमारी एग्जामिनेशन बॉडी जो है, मैं खुद लाहौर बोर्ड का हूँ, इसलिए वो फील ना कीजिएगा कि क्या सर लाहौर बोर्ड को बातें करी जा रहे हैं, तो मैं भी लाहौर बोर्ड का ही हूँ, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। मैंने भी वही 4 सवाल याद करके पेपर पास किए हुए हैं। अच्छा समझाना ये चाह रहा हूं कि हमें हमारी एग्जामिनेशन बॉडी लिमिट में रखती है, वही रट्टा सिस्टम, वही सब कुछ। एग्जामिनेशन बॉडी नहीं इंप्रूव करी, इसलिए सारे आज इकबाल के बच्चे बने हुए हैं। 1100 में से नंबर में से 10,099 नंबर, मतलब ये कोई तरीका है? मतलब आप क्या टेस्ट कर रहे हो, उसका मतलब है आपको अकेडमीज ने इतना क्रैक कर लिया है कि आपको अकेडमीज के क्रैक करने के बाद आपका ये हाल है कि आपको 1 नंबर की गुंजाइश देता है बच्चा। ये बेइज्जती है इंस्टीट्यूट की, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आपने अपना लेवल इतना लो कर दिया है कि इंप्रूव करने की जहमत नहीं की कि अगर आपको अकेडमीज ने जिस तरह क्रैक किया हुआ है, अकेडमीज सक्सेसफुल हैं सारी। आज स्कूल्स बड़े खाली हैं जो, या कॉलेजेस खाली हैं और अकेडमीज भरी हुई हैं, धड़ाधड़ नोट छप रहे हैं। ऐसा है कि नहीं है? आप में से कौन है जो अकेडमी नहीं पढ़ा? कुछ लोग हैं, वाओ गुड। पंजाब कॉलेज से तो नहीं पढ़े?
हाँ, उसको अकेडमी की क्या जरूरत है, वो खुद अकेडमी है। सॉरी, ऐसा है। और कौन है पंजाब कॉलेज से? हाँ, खुद वो, आप बिलीव करता हो क्या खुद अकेडमी में नहीं पढ़े? वो टेस्ट सेशन, गोल्डन स्टूडेंट, स्कॉलर स्टूडेंट, पता नहीं क्या क्या उन्होंने रखा हुआ है, लेकिन वो उन्होंने भी हांग के बच्चों को गधा ही बनाया हुआ। ठीक है, मुझे बहुत सी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से ना बहुत इतराज़ है, इसलिए बुरा ना मनाइएगा अगर मैं कभी ऐसी बातें करूं। तो आहिस्ता आहिस्ता आप भी जब इंशाल्लाह क्वालिफाई कर जाएंगे, स्पेशली जब आप सीए फॉर्म से गुजर जाएंगे, प्रोफेशनल बनेंगे, देन यू विल रिमेंबर माई वर्ड्स कि यार मैं क्या कहता था। तो आप भी वही कह रहे होंगे कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का सत्यानाश किया हुआ हमने नीचे वाली एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का। ठीक है, फिर हम लोगों को एक और बड़ा मसला है जो मुझे तकलीफ है हमेशा से, कि आपको एडवाइस देने वाला वो बंदा होता है जो खुद पढ़ा लिखा नहीं होता। ठीक है, घर में इस बच्चे को एफएससी करा लो, भाई क्यों करा लो, तूने क्या किया हुआ है? मैंने एफए किया था। ऐसे आप लोगों के साथ वैसे रहा है सिनेरियो? मुझे पूरी दुनिया कहती थी एफएससी कर लो, मैं कहा मैंने नहीं करनी। कैसे कोई ऐसा रहा है जिसको एफएससी पे मजबूर किया गया हो कि आपने एफएससी करनी, आप बहुत ब्राइट स्टूडेंट हो? खुद ही कर ली थी, वो भी हांग के की है ना। वो सारे क्या करें, एफएससी एफएससी कौन से वाली, इंजीनियरिंग के मेडिकल, चलो इंजीनियरिंग करते हैं, लाइक दैट। मेरा ख्याल है हम सब कैरियर ऐसे ही चूज करते हैं। ये हमारी बहुत बुरा अलमिया है, जो हमारे हमारे मुल्क का कह लो बुरा अलमिया है कि हम लोग सब कैरियर ऐसे चूज करते हैं। मुझे याद है व्हेन आई डिसाइडेड टू डू सीए, तो मैंने ये फैसला किया मैट्रिकुलेशन में कि यार मैंने मैट्रिक किया साइंस के साथ। उसके बाद मैंने फैसला किया कि जनाबे वाला मैंने सीए करना है, तो मैंने नहीं एफएससी करनी, मुझे एफएस जनरल साइंस करना है विद मैथ्स स्टैट्स इकोनॉमिक्स। आई वांट टू टेक अवेल सम एग्जम्पशंस इन सीए, तो आई वाज प्लानिंग दैट इन मैट्रिकुलेशन। ठीक है, सो मैंने कहा एफएस जनरल साइंस करूंगा, शुरू के पेपर एग्जाम्प्ट होंगे तो बड़ा मजा आएगा, सीए करना आसान हो जाएगा। ठीक है, सो मुझे याद है, अच्छा आप लोग कासिम साहब को जानते हो, कासिम अली शाह को? मैं उस अकेडमी का स्टूडेंट हूं। ठीक है, फाउंडर स्टूडेंट। जब उस जमाने में 4-5-10 बच्चे होते थे, तो उसमें मैं बैठ के कासिम साहब से डायरेक्ट पढ़ा हुआ हूं। ठीक है, मैंने कासिम साहब से उर्दू पढ़ी हुई है, मैथ्स पढ़ी हुई है, फिजिक्स पढ़ी हुई है डायरेक्टली। ठीक है, सो आई वाज दैट काइंड ऑफ स्टूडेंट। तो हम उस अकेडमी में पढ़ते थे, तो कासिम साहब ने टका के बेइज्जती की कि तुम एफएससी क्यों नहीं कर रहे। एक दो और मेरे उस्ताद बहुत अच्छे थे, क्योंकि हमारे रिलेशंस उनके साथ बहुत अच्छे बिल्ड हो गए थे, क्योंकि इनिशियल स्टूडेंट होता है, जब एक इंस्टीट्यूट बन रही होती है तो बड़ा अच्छी एफिलिएशन क्रिएट हो जाती है। सब ने टका के बेइज्जती की, लेकिन मैंने नहीं छोड़ा। मैंने कहा जी मैंने तो एफए जनरल साइंस करना है। तो आखिर में उन्होंने हिम्मत हार ली कि ये बंदा नहीं माज आएगा। एक टीचर ने तो टका के बेइज्जती की। मैं जा रहा था, शायद घर के रास्ते में था, तो मुझे रुक के उन्होंने रास्ते में सड़क पे खड़ा करके को आधा घंटा बेइज्जती की। तुम समझते क्या हो, कर सकती, तुम्हें लगता है ये हो जाएगा, तुम्हें पता है कितना मुश्किल है? मैं मुझे क्या पता, मुझे तो बस ये पता कि मुझे ये करना है, मुझे क्या पता कि कितना मुश्किल है। सो तुम्हारी ये नहीं है, तुम नहीं कर सकते, लाइक दैट ब्ला ब्ला। जिसने एक टीचर समझता है एक स्टूडेंट को, क्योंकि नालायक सा पांडा था, तो उन्होंने कहा इस पांडे ने क्या करना है, एमी अपना फ्यूचर तबाह करेगा कहीं फंस के। और बात दुरुस्त भी थी उनकी, एमी नहीं मैं कहूँ ये मेरे उस्ताद गलत है, बट आज मुझे लगता है अगर मैं क्वालिफाई कर गया तो शायद उनकी जिद की वजह से कि ठीक है भाई आपने कहना नहीं कर सकता, करके दिखाऊंगा। तो हालांकि मुझे बड़ी हार्डशिप्स रही इन टेन्योर में, लेकिन मैंने ठीक है अब करना है तो फिर करना है, अब खुद चूज किया है, अगर कैरियर काउंसलिंग खुद की है तो फिर करना तो है। सो समझाने चाह रहा हूं हमारी काउंसलिंग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सो एफएससी करते हैं, वो भी रट्टे सिस्टम पे करते हैं, तो लिखने की आदत नहीं होती है, सिर्फ क्वेश्चन देख के खुश होने की आदत है। ओए वो आया जो पढ़ा हुआ है, बिलीव मी, ऐसे ही नहीं खुश हुए पेपरों में ऐसे तो वाह ये तो पहले ये करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर आखिर में ये वाला करूंगा। आप अपने अच्छा अब जो 5 सवाल आपने करने होते थे या 3 सवाल, उनमें से भी जो आपको बेस्ट आता था पहले आप वो करते थे, फिर उसके बाद दूसरा, फिर उसके बाद तीसरा, आते आपको तीनों होते थे। ठीक है, तो ये हालत है इस इंस्टीट्यूट का भी, लाहौर इंटरमीडिएट का जो भी इन्होंने किया हुआ है, बेड़ा गर्क। सो यही रीजन है, मेरा ख्याल है ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से काउंसलिंग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आप बंदे की क्रिएटिविटी मार देते हो। सिंपल, कोई हो सकता है आप में से कोई और कुछ बनना चाहता हो अदर देन दैट, तो आपसे एफएससी करवा ली, और वो 2 साल एफएससी में इतना पढ़ा कि अपनी क्रिएटिविटी की ऐसी की तैसी वो कहीं वो दफन हो गई। ठीक है, आप लोगों में से कई ऐसे होंगे जिन्होंने बचपन में, अच्छा मैं कहीं और ही चला गया हूं आप लोगों में से कई ऐसे होंगे जिन्होंने बचपन में सोचा होगा कि हमने ये बनना है, मतलब कि मे बी पेंटर, मे बी स्केचर, मे बी आर्टिस्ट, ब्ला 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 ब्ला। किसी को गाना अच्छा लगता होगा, किसी को कुछ अच्छा लगता होगा, आज सारे एफएससी करके बैठे हुए हो। ऐसा भी होगा मल्टीपल आप लोगों की अपनी, मतलब कि आप, हम कहते हैं कि हमारा बच्चा क्रिएटिव होता है, उसको ऐसे एजुकेशन सिस्टम से गुजारते हैं कि उसकी क्रिएटिविटी की ऐसी की तैसी, उसे हम वो कराते हैं जो मार्केट की डिमांड होती है।
मैं हमेशा कहता हूं एक दौर आता है हर चीज का ना, तो सारे फालदैन उसी तरफ शुरू हो जाते हैं। दौर आया जी एमबीए एमबीए एमबीए, अब इट पुट्टो तो एमबीए निकलता है, ऐसा है कि नहीं है? इट पुट्टो तो एमबीए, इतना एमबीए इकट्ठा कर लिया तुम लोगों ने, किसी काम का नहीं है वो एमबीए। रीजन आपने अपने एजुकेशन स्टैंडर्ड को गिरा लिया और एमबीए एमबीए, हर एक ने एमबीए ऑफर करना शुरू कर दिया। एमबीए की भरमार खत्म हुई, एक टाइम आया कॉमर्स की डिमांड वो वाली खत्म हो गई। अच्छा जी, दूसरे अब अगली डिमांड शुरू हुई, फिर अगली डिमांड का, फिर एसीसीए की एक डिमांड का एक रेज आया। एसीसी बच्चों लोगों ने अपने पाउंड के पाउंड लगा डाले, जमीनें उजाड़ ली सारे बच्चों ने आके पिंडों से, ठीक है, एसीसी करने के चक्कर में, ठीक है। उसके बाद हुआ क्या, मार्केट में एकदम खत्म हो गई उसकी भी रिप्यूट। तो ये प्रॉब्लम है कि हम लोग ना वो चलती ट्रेन को देख के अच्छा ये जा रही, इसी में बैठ जाओ, कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे। वो ये वाला हिसाब है। काउंसलिंग हमारी इस तरह की हुई हुई है, लेकिन कोई बात नहीं। फाइनली आपको थोड़ा सा लकी फील करना चाहिए कि आप लोग ऐसे प्रोफेशन में हो एटलीस्ट जिसमें आप जो आपकी फाइनल आउटपुट है वो बहुत खूबसूरत होगी, ठीक है। सो और स्पेशली आपके अंदर जो सही इनपुट किया जाएगा, हम लोग तो कर ही रहे होते हैं, लेकिन जो अच्छी इनपुट आती है वो 3.5 साल के जो आर्टिकल्स हैं वो बहुत खूबसूरत इनपुट है, वो आपको ट्रांसफॉर्म करती है एक मैं कह सकता हूँ एक इंडिविजुअल से एक प्रोफेशनल में। सो वो बहुत खूबसूरत चीज़ है। तो इस प्रोफेशन में एक खूबसूरत चीज़ है, क्वालिफाई करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे नज़दीक, क्वालिफिकेशन कोई मैटर नहीं करती, डिपेंड ये करता है आपने वो 3.5 साल कैसे गुजारे हैं, दैट्स ऑल। वो आपकी प्रोफेशनलिज्म को रिफ्लेक्ट करेगा। डिग्री से कोई फर्क नहीं पड़ता, सर्टिफिकेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे नजदीक। अच्छा मैं अपने नजदीक कह रहा हूं, ये ना हो आपके सर खुद तो क्वालिफाई के लिए बातें सुना रहे हैं आप, ठीक है। सो आते हैं वापस। डिस्क्रिप्टिव वो एरिया है जिसके अंदर प्लानिंग कम से कम करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा लाहौर बोर्ड की तरह सवाल पढ़ा और छाप दिया, नहीं, वो आपको प्रॉपरली एक केस देगा, स्टडी देगा एक छोटी सी, आप उस स्टडी को पढ़ोगे लेकिन उसे क्रैक कर लोगे कि वो पूछना क्या चाह रहा है, और फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर लिख दोगे। मतलब कि आपको अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा आपसे कहा जाएगा प्लीज डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फलां, नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसे मत एक्सपेक्ट कीजिए। ये प्रोफेशनल एग्जाम है, ऐसे नहीं आएगा पेपर। छोटी सी केस स्टडी आएगी, आप उसको समझोगे, आप समझने के बाद कहोगे अच्छा इसमें तो वो वाले पॉइंट्स 5 लिखने हैं, तो वो पॉइंट्स डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर दोगे। सो इस तरह की प्लानिंग रिक्वायर्ड होगी इस डिस्क्रिप्टिव एरिया के अंदर। इज दैट क्लियर? अच्छा, दूसरा एरिया केस स्टडी, उसके अंदर आपकी राइटिंग स्किल्स रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। अब राइटिंग स्किल्स में प्रॉब्लम क्या आता है, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करने की कोशिश करता हूं, अगर मान जाए तो। जी मान गया। राइटिंग स्किल्स के इश्यूज, अच्छा जी होमवर्क नहीं करते, घर से दूं तो, इसलिए उसके लिए हल निकाला तो हुआ फाइन का, लेकिन बच्चे बहुत अच्छे हैं, फाइन दे देते हैं, होमवर्क फिर भी नहीं करते, ठीक है। सो फाइन मैं इस बार ज्यादा रखूंगा, कोशिश करूंगा इतना रखूं कि आपको तकलीफ तो हो थोड़ी सी, ठीक है। मुझे चलो कोई फायदा हो ना हो, आपको तकलीफ जरूर होनी चाहिए। सो ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए व्हाट्सएप ग्रुप है, वो देख लेंगे, वो कॉमन, वो अपनी क्यूरीज वहां पूछ सकते हैं, बल्कि अपना होमवर्क भी चेक करवा सकते हैं, वो कोई इशू नहीं मेरे लिए। कॉमन इश्यूज क्या है जी? जंपी सेंटेंसेस राइटिंग में। हम लोगों ने क्या किया होता है, बचपन में पढ़ा होता है एक मजमून, ठीक है, माई बेस्ट फ्रेंड का, ले आओ, अच्छा लेके आ गया, अच्छा जज़ाकल्लाह बेटे, थैंक यू। हमने पढ़ा होता है मजमून माई बेस्ट फ्रेंड, रट्टा लगाया होता है, लगाया वैसे कभी किसी ने, आई हैव मैनी फ्रेंड बट दैट वन इज माई बेस्ट फ्रेंड। वो मजमून आता माई फादर पे, आई हैव मैनी फादर दैट वन इज माई। सो कुछ ऐसे भी शहजादे हैं जो ऐसे सेंटेंसेस लिख रहे होते हैं, ठीक है। मतलब नकल के लिए थोड़ी सी अकल इस्तेमाल करो, ठीक है। हमने क्या किया, हमने वो सेंटेंसेस रटे मारे होते हैं, ठीक है। अब उसमें हमने कुछ ना कुछ घुसाना होता है। रेलवे पे मजमून याद कर लिया, एयरप्लेन पे मजमून आ गया, लो जी। अब रेलवे की जगह पटरियां तो वही रहेंगी, मजमून बीच में जहाज घुसाना है, ठीक है। सो या हम लोग अक्सर देखते हैं जंपी सेंटेंसेस को, मैं इस तरह भी बोलता होता हूं कि हम लोग ना लिखते हुए अक्सर लिखते हैं ही इज माई बेस्ट फ्रेंड फुल स्टॉप, ही इज वेरी पंक्चुअल फुल स्टॉप। लाइक मतलब हमें सेंटेंस बन नहीं रहा होता ना, तो हम जहां पे बनता खत्म नजर आता है वहीं पे फुल स्टॉप। तो ये भी इरिटेटिंग है, इससे भी अवॉइड करना है, ठीक है। ऐसा नहीं लॉ में आपको आधी बात समझ आई, आधी लिख दो, फिर अगली बार ही इज डैश देन फुल स्टॉप, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। इसका आसान हल क्या है, वही क्रैमिंग करेंगे। क्रैमिंग कैसे? क्रैमिंग इन द सेंस याद नहीं करेंगे, रीडिंग करेंगे सिर्फ। अपना सोल्यूशन लिखा करेंगे, होमवर्क मिला करेगा, सोल्यूशन लिखा करेंगे, उसके बाद उसे कंपेयर किया करेंगे, ठीक है, एग्जामिनर के सोल्यूशन के साथ,
और फिर तकलीफ होगी। ये जो फेज है ना, मैं बता रहा हूं, ये बड़ा अजियत वाला फेज है। स्टूडेंट इससे भागता है कि यार जब तकलीफ होती है ना, मैंने क्या लिखा है और इसने क्या लिखा है, लानत है मेरे लिखने पे। सो जो वो फेज है ना, ये जो लानत है मेरे लिखने पे, ये वाला फेज लिटरली स्टूडेंट बनाना फील करता है, इंसल्ट फील करता है कि मैंने क्या लिखा, मैं पास नहीं हो पाऊंगा। तेरा तरक्की का सफर शुरू हो गया, ये समझने की जरूरत है। आपके जिस दिन आपने ये रियलाइज कर लिया कि आप में क्या कमी है, आप उसके इंप्रूवमेंट के लिए काम करोगे ना। अगर इसी चीज से भागते रहोगे कि मेरी कमी क्या है और आइडेंटिफाई नहीं करोगे, तो बेटा फिर एग्जामिनर आइडेंटिफाई करके बताएगा। समझो मेरी बात। तो वहां पे मोटिवेशन रखनी है कि यार मेरा तरक्की का सफर शुरू हो गया, मैंने आज से सीखना शुरू कर दिया, मुझे लिखने का अंदाज सीख रहा हूं। लेकिन लिखने के बाद अब होता क्या है, मैं एक और मजेदार बात बताता हूं, स्टूडेंट करता है, क्योंकि मुझे पढ़ाते हुए एक टाइम गुजर गया। होमवर्क किया है? हाँ जी किया है। ज़बानी सर मैंने सवाल पढ़ा, समझा, जहन में सोचा, उसके बाद सोल्यूशन देखा, बिल्कुल वही था जो मैंने लिखना था। ये जो एक गलत फहमी है ना आपको, बल्कि खुश फहमी कि आपने वही लिखना था जो एग्जामिनर ने लिखा है, ये बहुत गलत है। ये आधे स्टूडेंट में उड़ा देती है। इसलिए रीजन, आप जब एक दफा लिखो पहले, फिर देखो अपनी करतूत, फिर भाग नहीं सकोगे ना, करतूत सामने पेज पे है, फिर डिनाई नहीं कर सके कि आपने यही लिखना था। सो इसलिए कह रहा हूं, लिखकर सोल्यूशन कंपेयर होगा, ये प्रैक्टिस होगी। ऐसा नहीं है जबानी कोई सोल्यूशन समझेगा और उसके बाद कहेगा हाँ मैंने तो यही लिखना था एग्जामिनर ने जो लिखा हुआ है, नहीं, फिर कोई फायदा नहीं होगा, फिर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस जाया करोगे। बात समझ आ रही है? चलो, अनप्लैन्ड आंसर, मैंने जिस तरह कहा कि डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना तो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, लेकिन जहमत ही नहीं करते थोड़ा सा भी दिमाग चलाने की, तो वहां पे थोड़ा सा दिमाग चलाने की जरूरत है। अपने क्वेश्चन को प्लान करें। हो सकता है एक क्वेश्चन आए 4 मार्क्स का, इससे ज्यादा मार्क्स का वो पूछता नहीं है वैसे, यूजुअली 4 मार्क्स, 3 मार्क्स, 2 मार्क्स, इसी की लिमिट में रहता है। 4 इज द मैक्सिमम लिमिट जो वो मेंटेन करता है। तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा टेक्निकल होता है थोड़ा सा, ठीक है। अब उसमें जरूरी नहीं कि वो एक बात पूछे, वो मल्टीपल बातें भी पूछ सकता है। तो अगर मल्टीपल बातें हैं तो फिर आपको एक तरतीब देनी होगी ना कि मुझे पहले क्या बताना है आंसर में, दूसरी बात क्या करूंगा, तीसरी बात क्या करूंगा। अगर आप ये पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स नहीं ज़हन में रखोगे तो आंसर में कोई ना कोई एक पॉइंट खा जाओगे। बात समझ आ रही है? सो ये है अनप्लैन्ड आंसर, कि आप एक आधी बात खुद छोड़ देते हो जिससे मार्क्स गए। जैसा फॉर एग्जांपल 3 चीजें लिखनी है, सपोज मैं अज्यूम करता हूं, एक अभी पढ़ाऊंगा, तरीका भी सिखाऊंगा, लिंकेज, और नंबर 3 इज कंक्लूजन। सपोज अज्यूम करें आपने 3 चीजें लिखनी है, प्रोविजन ऑफ लॉ, लिंकेज एंड कंक्लूजन। अब पहले एक और आपकी गलतफहमी दूर कर दूं, ये सब्जेक्टिव पेपर नहीं है, ये मैथमेटिकल पेपर है, ठीक है, थ्योरेटिकल पेपर नहीं है। पूरे मार्क्स लिखोगे, पूरे मार्क्स मिलेंगे। आपने एक बात लिखने का एग्जामिनर ने 1 नंबर रखा है, आपने वो लाइन लिख दी, आपको एक पूरा नंबर मिलेगा, वो आपका नंबर काट नहीं सकता। सपोज उसने लिखा हुआ है जो प्रोविजन ऑफ लॉ लिखेगा मैं उसको 2 नंबर दूंगा, लिंकेज करेगा मैं उसको 1 मार्क्स दूंगा, और कंक्लूजन का 1 मार्क, ये टोटल बनते हैं 4 मार्क्स। आप इसमें से एक स्टेप खा लो, वो आपका नंबर खा लेगा। आप तीनों स्टेप पूरे लिख लो, वो सारे नंबर देने के लिए मजबूर है। ये मैथमेटिकल है। मैं यूं कह सकता हूं, यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपने बहुत अच्छा लिखा तो 100 में से 100 भी आ सकते हैं जी, ये कहना चाह रहा हूं, और ये दुरुस्त है, गलत बयानी नहीं कर रहा, ठीक है। उसकी रीजन आपको एक छोटी सी चीज यहीं से दिखा के फिर आगे चलते हैं दोबारा। ये देखिए, मैं एक मार्किंग स्कीम आपको दिखाता हूं आई कैप की, जो अब चलती है। ये देखो, इस तरह वो क्लैरिफाई करता है कि भाई मैं किस तरह मार्क्स दूंगा। अच्छा नहीं, चेंज नहीं हुआ, ओके ओके ओके, मैं कर देता हूं। ये देखो, इस तरह एग्जामिनर क्लियर करके बताता है कि वो आपसे उसने किस चीज के कितने नंबर रखे हुए हैं। देखो, 1 मार्क फॉर एक्सप्लेनिंग ईच डिफरेंस बिटवीन सिविल एंड क्रिमिनल। सपोज एक सवाल है सिविल और क्रिमिनल लॉ में डिफरेंस का, उसने कहा 4 मार्क्स हैं, जो 4 बातें डिफरेंस की बता देगा उसको 1 मार्क एक डिफरेंस का दे दें। 5 लिख दे तो 4 ही देने, 5 से ज्यादा नहीं देने, 4 मैक्सिमम मार्क्स हैं। तो देख रहे हो किस तरह मैथमेटिकल उसने पूरे एग्जाम, ये देखो पूरे पेपर का उसने 100 मार्क्स का उसने क्लैरिफिकेशन दी है। ये उसकी मार्किंग स्कीम है कि भाई पेपर ऐसे चेक होना है। ये आपके स्प्रिंग का है पेपर, ठीक है, स्प्रिंग का, मार्च अटेम्प्ट का। तो उसने क्लियरिफाई किया कि भाई मैं किस पॉइंट के कितने मार्क्स रखे हुए हैं।
सो मैथमेटिकल पेपर है ये दिखाना चाह रहा हूं सिर्फ। ये कभी दोबारा पढ़ाऊंगा इस चीजों को, लेकिन समझा रहा हूं कि किस तरह मार्किंग स्कीम गिवन होती है। इसलिए ये क्लेम करना सर मैं तो 2 सफ़े का लिख के आया था सवाल, नहीं, वो 2 सफ़े की कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वांटिटी डज नॉट मैटर, क्वालिटी मैटर्स। इट्स अ प्रोफेशनल एग्जाम। बात पूरे पैराग्राफ में लिखो या एक बुलेट में लिख दो, एग्जामिनर के लिए इक्वली एक्सेप्टेबल है और इक्वल मार्क्स हैं। ये बच्चा टेबल बना के डिफरेंस बता दे, ये बच्चा बुलेट्स में बता दे, ये बच्चा पैराग्राफ में बता दे, बातें पूरी हैं, मार्क्स पूरे मिलेंगे। एग्जामिनर को इस बात से कोई तकलीफ नहीं है कि आप किस फॉर्म में लिख रहे हैं, उसको अच्छे पैसे मिलते हैं सवाल चेक करने के, ठीक है। ये बात समझ आई। और अब सिंडिकेटिव मार्केटिंग है, वो भी बता देता हूं। एक मार्किंग है, एक एग्जामिनर एक सवाल चेक करता बस, ठीक है। आई कैप का एक एग्जामिनर सिर्फ एक सवाल चेक करता है। मतलब मेरी जिम्मेदारी लगी है क्वेश्चन नंबर 2 चेक करना, तो जितने बच्चे हैं वो 4000 9000 जितने बच्चों ने पेपर दिया है उनका क्वेश्चन नंबर 2 मैंने चेक करना है। बात समझ आ रही है। सो इस तरह मार्किंग होती है, ताकि अगर मेरी बीवी से मार पड़ी हुई है या लड़ाई हो गई है, मुंह मारी हो गई है, ठीक है, तो मेरा गुस्सा आपके पेपर पे ना निकले। ये ना हो मैं बैठूं गुस्से की हालत में और पहला पेपर किसी बेटी का है और ऐसी की तैसी, फिर फेल ही होगा बच्चा, ठीक है। अगर हल्का सा भी ब्लंडर नजर आएगा तो वो शायद इतना रेजिस्ट करेगा एग्जामिनर, उस सूरत में ह्यूमन बीइंग है ना, बिहेवियर इशू है, तो इस बिहेवियर इशू को खत्म करने के लिए एग्जामिनर ने, आई कैप ने इसको इस तरीके से पैटर्न दिया हुआ। बात समझ आ गई। तो हर एग्जामिनर सिर्फ एक क्वेश्चन चेक कर रहा है। आपको अगर कोई फेल कर, इसलिए आप अभी एक और चीज बताऊंगा कि मार्किंग स्कीम के अंदर यह भी बताया जाता है कि किस क्वेश्चन के अंदर कितने स्टूडेंट फेल हुए। बिलीव मी, वो पर स्टूडेंट पर क्वेश्चन फेलियर बताते हैं, कितने परसेंट स्टूडेंट फेल हुए इस क्वेश्चन में या कितने परसेंट पास हुए। इस लेवल तक डिटेल्ड एनालिसिस क्रिएट किया जाता है एग्जामिनर की साइड से, और समझ आ रही है। सो इस लेवल तक वो चेकिंग करता है, इतने ध्यान से पेपर पढ़ना मजबूरी है उसकी। और एक और बात बता देता हूं, अगर खुदा ना खास्ता आपके पेपर 40+ में जा रहा है और वो फेल हो रहा है, खुदा ना खास्ता सपोज, तो उसके ऊपर एक मॉडरेटर बैठ जाता है। फिर आपका पेपर एक एग्जामिनर चेक करता है, एक मॉडरेटर चेक करता है, एक मॉडरेटर चेक करता है। मॉडरेटर फिर आपको देखता है कि अच्छा यार इसको अच्छा इन बच्चों के ओके बेटा इसमें अपने नाम और CRN लिखते जाइएगा, पीछे पास ऑन करते जाइएगा। अच्छा जी। वापस आता हूं। अच्छा एक और चीज बाद में कभी फिर दोबारा डिस्कस करूंगा इसे जरूर, कि आप लोग मार्कर्स का इस्तेमाल करते हो, कटे हुए मार्कर, क्या बल्कि तो पॉइंट्स में नाम लेते हो उनका, क्या होते हैं? हाँ ये देखो क्या बात है, सुभान अल्लाह। जनाब पहले बता दूं, कोई मार्कर अलाउड नहीं है, कोई इंक पेन अलाउड नहीं है, सिर्फ ब्लैक बॉल पॉइंट अलाउड है। इसके अलावा किसी में भी पेपर किया, पेपर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और आई कैप को बड़ा मजा आता है पेपर कैंसिल करके। मैं बता दूं, ऐसा नहीं है कि आई कैप ने कभी किया नहीं है, ये अभी रिसेंट अटेम्प्ट में फाइनल स्टूडेंट्स को बताया कि तुम सबके पेपर पास हैं, लेकिन मैं तुम्हें फेल कर रहा हूं क्योंकि तुमने 2 पेपर्स में अपीयर नहीं हुए। मैंने तुम्हें रूल बताया था, हमारा डायरेक्टिव है कि 2 पेपर में कम से कम अपीयर होना है। बच्चों को बताया कि तुम सारे पास हो, फाइनल के स्टूडेंट थे, CA फाइनल के, उनको बताया कि तुम सब पास हो, तुम्हारे इतने मार्क्स हैं, लेकिन फेल हो। दोबारा पेपर दो क्योंकि तुमने 2 पेपर्स में अपीयर नहीं हुए। तो एज पर पॉलिसी यू आर अगेंस्ट दैट, यू आर डेविएटिंग फ्रॉम द पॉलिसी, दैट्स व्हाई वी आर कैंसिलिंग योर पेपर्स। इतना लीथल है, ठीक है। मैं हमेशा कहता होता हूं कि शेर जंगल का बादशाह है, ठीक है, ये जंगल भी उसका है, खुद भी वो जानवर है, खा जाएगा, लीथल है, ठीक है। इस हवाले से बता रहा हूं कि बॉल पॉइंट अगर आपने ब्लैक के अलावा कोई यूज किया, कटे हुए मार्कर यूज किए, तो पेपर कैंसिल समझो। पेपर के रिजल्ट वाले दिन क्यू लिखा आता है, ठीक है, क्यू मींस कैंसल्ड, क्यू एब्रिविएशन है कैंसल्ड। पहली चीज ये हो गई। फिर पेपर के ऊपर मुझे आप लोगों ने याद कराना है कि मैं आपसे एक दफा पेपर के ऊपर कुछ डिस्कशन करूंगा, लेटर ऑन थोड़ी देर पढ़ लें, फिर डिस्कशन करूंगा टेस्ट से पहले। तो आप लोगों ने मुझे जरूर याद कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं हमें पेपर के अंदर फॉलो करनी है, क्योंकि कुछ रिक्वायरमेंट हैं, बारीकियां जो मैं शेयर करना चाहूंगा, अदरवाइज पेपर कैंसिल हो जाएगा। जिस तरह मैं अगर एक सिंपल सी बात कहता हूं कि अगर आपने कोई क्वेश्चन नए पेज से स्टार्ट ना किया, क्वेश्चन नंबर 2 सपोज आपने फ्रेश पेज से स्टार्ट ना किया, तो पेपर काट देगा, क्वेश्चन काट देगा, वो क्वेश्चन चेक नहीं करेगा।
एक पेज पे 2 सवाल नहीं करोगे। इवन के क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट बी पार्ट, अगर आपने बी पार्ट सॉल्व करना शुरू करना है तो नेक्स्ट पेज से सॉल्व करना है। इवन के गरीबों अगर पहली लाइन में भी खत्म हो जाए, ठीक है, मेरे साथ भी यही होता था ना, ये फॉर एग्जाम्पल पेज आपका पहली लाइन में यहां पे करके खत्म हो गई बात, अब आपको दुख हो रहा है पूरा पेज पड़ा है, क्या करूं इसका, तो फिर आप नीचे ही दूसरा सवाल शुरू कर लेते हैं। जनाबे वाला वो काट देगा, वो चेक नहीं करेगा, ठीक है। एज पर पॉलिसी ईच क्वेश्चन एंड ईच पार्ट ऑफ द क्वेश्चन शुड स्टार्ट फ्रॉम द फ्रेश पेज। सिंपल। तो इस तरह के कई रूल्स हैं छोटे छोटे से, तो आप लोगों ने मुझे लेटर ऑन याद करवाना है तो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, क्योंकि आप लोग एमसीक्यूज पैटर्न से आ रहे हो सीबी एग्जाम से, तो आप लोग इन चीजों को ना जानते नहीं हो कि रूल्स क्या हैं, क्या प्रोसीजर्स हैं, क्या किन चीजों पे गलती हो जाएगी। जिस तरह आप लोग, अच्छा मैंने एक और चीज भी देखी हुई है इंटर में, हम भी करते थे, वैसे आप भी करते होगे, अब तो ज्यादा ही कुछ होती है। आपको टीचर सिखाते हैं मेक इट प्रेजेंटेबल, तो आप प्रेजेंटेबल करने के लिए डबल लाइनें, ठीक है, वो लंबे लंबे स्केल, छोटे स्केल सारे साथ रखे हो, वो कहते हैं ना मेकअप का सामान सारा साथ लेके जाते हो, ऊपर सजाया होता है आप लोगों ने। तो पहले बता दूं कि इधर जो पेज मिलेगा, इधर जो आंसर बुक मिलेगी, वो पहली आंसर बुक 24 पेजेस की होगी, उस पर नंबरिंग हुई होगी 24 पेजेस की, नहीं मुकती, ठीक है। सारा पेपर भी कर लो तब भी खत्म नहीं होती, ठीक हो गया, बहुत हद। और अगर आपने कभी दोबारा गलती से मांग ली कि सर एक्स्ट्रा शीट, तो आपको 8 पेजेस की एक और शीट मिलेगी। ऐसा नहीं है गरीबों की तरफ, लॉ बोर्ड वाले के पहले दिखाओ पूरा खत्म हो गया फिर दूंगे तुम्हें शीट, उनसे एक शीट मांगने तो ऐसा उनका गुर्दा मांग लिया, देते नहीं थे, हैं अब देते नहीं है, तो अब क्या करते हैं, उसी पेपर में मुकम्मल करें। ओहो ये देखा ना आप उनको लेते, उनको गुर्दा मांग लिया उनसे, हद हो गई यार, तुम्हें क्या लगे पेपर दो, तुम पैसे नहीं लेते हो। लेकिन आई कैप खुले दिल के साथ आपको शीट देगा, ठीक है, और पूरा हॉल आपको जब आप शीट मांगेंगे तो एक दफा घूम के सारा हॉल आपको देख के नजर भी लगाएगा कि ये वो बंदा है जो कामयाब हो गया है, ठीक है। हालांकि बच्चा वही फेल हो रहा होता है जो ज्यादा लेकर रहा, समझाने वैसे ही मजाक कर रहा हूं। सो द पॉइंट इज कि आपको 24 पेजेस की शीट मिलनी है और दोनों तरफ मार्जिन्स लगे होंगे प्रिंटेड, इसलिए स्केल की भी जरूरत, घर छोड़ के जाएं मेकअप के सारे सामान, सिर्फ ब्लैक बॉल पॉइंट लेके जाएं। और इन मार्जिन्स में पहले बता दूं कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, अलाउड नहीं है, ये मार्जिन एग्जामिनर के लिए हैं, उसने नहीं मार्क्स लिखने होते हैं, उसने मार्क्स लिखने होते हैं, दोनों चीजें लिखनी होती हैं। सो इसलिए अगर आपने वहां कुछ लिखा तो ही इज नॉट बाउंड टू रीड दैट, ये भाई याद रखना। अगर आपको में से कईयों को आदत होती है ना जज्बाती में होके, ये मार्जिन लगा हुआ है, चलते 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 ये नुक्कर तक जाते हैं, तो वो एग्जामिनर डिसअलाउ कर दे, वो डिस्करेज करेगा इसको, ठीक है। एज पर पॉलिसी आपको प्लेइंग ग्राउंड आपकी विद इन मार्जिन है, मार्जिन वो एग्जामिनर की प्ले ग्राउंड है, दोनों साइड्स, एक साइड पे वो अपने रिव्यूज लिखता है, एक साइड पे वो अपने मार्क्स एलोकेट करता है। क्लियर? तो सेंटेंस स्ट्रक्चर अनअरेंज्ड है, ये प्रॉब्लम आती है। एलिमेंट मिसिंग है, ये मैंने बात कर ली आप लोगों से कि कुछ बच्चे एलिमेंट्स खा जाते हैं, इसलिए मार्क्स भी खाए जाते हैं। इनकरेक्ट प्रोविजन ऑफ लॉ सिलेक्ट कर लेते हैं, कुछ लिंकेज पुअर करते हैं, यानी कोई बेचारा यहां वीक होता है, कोई यहां वीक होता है और कोई यहां वीक होता है, तो हर एक का अपना मर्ज होगा। तो तबीब मैं हूं, कोशिश करूंगा वो मर्ज एक दफा आइडेंटिफाई कर दूं, उसके बाद एक दो राइटिंग्स के अंदर, उसके बाद आप लोगों ने अपने मर्ज का खुद ख्याल रखना है। क्लियर? मर्ज बता दूंगा, साथ आप लोगों को उसका ट्रीटमेंट बता दूंगा। मैथमेटिकल सब्जेक्ट है, ये बात मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ कर ली है, मेरा ख्याल है ऐसे ही है जी। चलो जी आगे चलते हैं। बुक कौन सी फॉलो करनी है? तो आई कैप की बुक है, स्टडी टेक्स्ट वही फॉलो करेंगे, लेकिन मैंने उसके ऊपर बहुत पिछली को 2 महीने लगा के बहुत काम किया हुआ है, तो उसको पर्टिकुलरली मॉडिफाइड वर्जन, आई कैप की बुक का मॉडिफाइड वर्जन ऊपर कॉपीयर से मिलेगा, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग इट्स माई बुक, आई एम सेइंग इट्स अ मॉडिफाइड वर्जन। मैंने सारे चैप्टर्स के अंदर जो प्रोविजन ऑफ लॉ कॉम्प्लेक्स वे में लिखी हुई थी उनको ईज क्रिएट कर दिया उनमें, ताकि वो याद करना आसान हो जाए। सेकेंडली, जो एग्जाम्पल्स गलत थी वो निकाल दी हैं। जो मार्च 2022 का एक ऑटम का पेपर है जो अभी रिसेंटली हुआ, मार्च 2022 का जो पेपर है पास पेपर, वो टॉपिक वाइज इस बुक के अंदर इस मॉडिफाइड वर्जन में ऐड हो चुका है। आई कैप की बुक में वो एडेड नहीं है, ठीक है। सो वो आपको मॉडिफाइड वर्जन में मिलेगा। इसके अलावा
मैंने हर चैप्टर पे बहुत मेहनत की है, ठीक है, बहुत ज्यादा। मैं इसको इसलिए नहीं कह रहा कि शायद ये मेरी बुक बन गई, इसलिए मैंने इसे पब्लिश करने की भी कभी जहमत नहीं की, क्योंकि कॉपीराइट आईकैप का है। ये बुरी बात है, अनएथिकल है अगर मैं ये कहूं कि मेरी बुक है, नहीं, गलत है। मैंने उसके ऊपर काम मेहनत की है। हाँ, मेहनत इतनी जरूर की है कि हर चैप्टर के ऊपर मेरे कम से कम 5 से 6 घंटे जरूर लगे हैं। तो मैं इतना समझ सकते हो कि अगर मैंने 5 से 6 घंटे लगाए हैं डेडिकेटेड एक चैप्टर के ऊपर, तो मैंने उसमें कुछ तो बेहतरी की होगी, ठीक है। चलो 5-10% ही, तो 10% तो बेहतरी की होगी। सो वही आईकैप की बुक है, वही मेरी बुक है, कोई चेंज नहीं है, सिर्फ मैंने उसके अंदर बहुत सी चेंजेस और एक पास पेपर को इनकॉर्पोरेट कर दिया हुआ है। इज दैट क्लियर? और कुछ सीक्वेंसिंग थोड़ी बेहतर कर ली है, जो भी किया। सो आप मॉडिफाइड वर्जन कलेक्ट करोगे क्लास में आने से पहले, ठीक है। सो नेक्स्ट इज मेरे कुछ क्लास नोट्स होंगे। मैं हर दफा वैसे बहुत बेचारा तंग करता हूं स्टूडेंट्स को कि हर बार हर चैप्टर से पहले क्लास नोट्स दे रहा होता हूं। सो अब भी इस बार ऐसे ही करूंगा, पूरे क्लास नोट नहीं रखवा रहा, उसकी रीजन बताता हूं। बाउंड नहीं कर रहा कि आप उन फ्लो चार्ट्स को या उन चीजों को जो मेरी बनाई हुई हैं वो आप लो। आप खाली यहां से देख के अगर समझ सकते हो तो समझ के बस घर चले जाओ, क्योंकि वो फ्लो चार्ट याद नहीं करने, वो फ्लो चार्ट सिर्फ एक ईज क्रिएट करेंगे। उन्हें मैं रोड मैप्स कहता हूं। हर लॉ के अंदर मैंने रोड मैप्स बनाए हुए हैं, बी लॉ हो, सी लॉ हो, कॉर्पोरेट लॉ हो। सो रोड मैप्स बनाए। रोड मैप्स किस सूरत में होते हैं कि वो क्वेश्चंस को, चीजों को याद करने में हेल्प करते हैं, आपको ईज क्रिएट करते हैं, कनेक्टिविटी क्रिएट करते हैं। इज दैट क्लियर? सो इसलिए मैं वो बाउंड नहीं करता स्टूडेंट को कि आप वो खरीदें, ठीक है। तो वो मैं यहीं पे रख दिया करूंगा, ऑनलाइन भी शेयर कर दिया करूंगा। जिसको नहीं फिजिकल बाय करने तो हम एक ग्रुप बना देंगे, एक बेटियों का एक बेटों का, तो उसमें शेयर कर दिया करूंगा ऑनलाइन ही, तो आप वहीं से ले लीजिएगा, सॉफ्ट में ही, खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो वो सिर्फ लर्निंग तक के होंगे, पढ़ना बुक से ही है। इज दैट क्लियर? सो जिसको चाहिए होंगे कॉपी से भी मिल जाएंगे, हार्ड में चाहिए हो, नहीं चाहिए तो मैं ग्रुप्स में चैप्टर शुरू होने से पहले भेज दिया करूंगा, ताकि आप लोग उसी मोबाइल स्मार्टफोन से लगा लें। स्मार्टफोन तो है ना सबके पास? नहीं है तो कॉपी अवेलेबल है, फिर कोई मसला नहीं है, ना परेशान है। अच्छा जी, आईकैप। अच्छा, मैं आईकैप की बुक क्यों फॉलो करता हूं उसकी रीजन बता देता हूं। अच्छा, कोई और बुक फॉलो कर सकते हैं, जिस तरह आसिफ साहब की बुक भी अवेलेबल है मार्केट में, बल्कि कॉलेज में भी, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। मुझे हरगिज कोई एतराज नहीं है, ठीक है। मुझे किसी भी बुक पे कोई एतराज नहीं, बल्कि इवन कि आपको मैं कहता हूं कोई और इंस्टीट्यूट की वजह आपको लगता है कि कोई आप में ना, अक्सर आपके जो एडवाइजर्स होते हैं ना, वो हैं जिन्होंने 1-2 पेपर ज्यादा पास किए होते हैं, ठीक है। तो अगर वो एडवाइस करेंगे कोई और बुक लेंगे तो आप ले सकते हैं, मुझे कोई इतराज नहीं होगा। लेकिन स्टैंडर्ड तौर पे मैं आईकैप की बुक से पढ़ाऊंगा। उसकी रीजन बता देता हूं। आईकैप के रीसेंट पेपर ने भी इस बात को रिफ्लेक्ट किया। वैसे तो ये बात मुझे पहले भी पता थी, क्योंकि काउंसिल मेंबर की एक मीटिंग अटेंड की, जिसमें आईकैप ने अपनी एग्जामिनेशन बॉडी को कहा कि खबरदार जब पेपर बनाओ तो सामने आईकैप की स्टडी टेक्स्ट लाजमी रखना। यानी तुम पेपर बना रहे हो तो तुम्हारे पास आईकैप की बुक होनी चाहिए। सो कंसिडरिंग दैट पॉइंट ऑफ व्यू, उस दिन जो मीटिंग में डिस्कस हुआ, एक लंच के ऊपर, एक डिनर के ऊपर होता था, सो मुझे इस बात समझ आ गई कि अच्छा, इसका मतलब अगली बार जब भी पेपर बना करेगा आईकैप की स्टडी टेक्स्ट से बना करेगा, वो उसी बाउंड्री में रह के बनाएगा। तो इस बार जो उसने एमसीक्यूज बनाए वो एज इट इज हूबहू वही लाइंस थी। 15 में से 5 एमसीक्यूज या 6 एमसीक्यूज थे गालबन, जो हूबहू वही लाइंस थी जो आईकैप की बुक की थी। मतलब उसने अपने वर्ड्स भी चेंज नहीं किए, वर्ड की नरेटिव जो होता है ना वो भी चेंज नहीं किया, उसने एज इट इज कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। सो इस बात से एक चीज इंडिकेट होती है। फिर पेपर भी कभी आईकैप की बुक से बाहर नहीं गया। सो कंसिडरिंग दैट फैक्टर, तो मुझे हमेशा आईकैप की बुक रिकमेंड करना अच्छा लगता है। या मैं उसमें एडिशन कर दी जो मुझे लगता था कि आईकैप ने बहुत गंद मचाया हुआ है किसी बुक में, बहुत गलत चीज गलत तरीके से एक्सप्रेस की हुई है, या कुछ चीजें खा गया हुआ है। एक चैप्टर है उसमें वो कुछ चीजें खा गया जो बतानी बहुत जरूरी है, टेस्टिंग कर लेता है लेकिन एक्सप्रेस नहीं की, तो वो मैंने उसके अंदर इंकॉर्पोरेट कर दी हुई है, ठीक है। तो अब आपकी विश है, आप जो मर्जी बुक यूज करें, लेकिन हम स्टैंडर्ड के तौर पे एक हार्मनी क्रिएट करने के लिए आईकैप की बुक से ही पढ़ रहे होंगे। इज दैट क्लियर? चलो अच्छा जी, पेपर इंक्लूडेड है। अच्छा जी, आईकैप एग्जामिनर की क्लियर इंस्ट्रक्शन है टू कीप स्टडी टेक्स्ट, ये मैंने डिस्कस कर ली। प्रोविजन डिफिकल्ट टू मेमोराइज, तो बेटे पास ऑन कर दें, आगे पास ऑन कर दें बेटे, आगे पास, नहीं इन्हें पास ऑन कर दें बेटी को। चलो बेटे आप लोग फिल कर दें, ये मैनेजमेंट की कोई क्यूरी है उसमें। प्रोविजन डिफिकल्ट टू मेमोराइज, केयरफुली रिप्लेस विद इजी एंड फेमिलियर वर्ड्स, ये मैंने आपसे शेयर कर लिया। प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हैं, अच्छा इस बुक के अंदर जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे वो पास पेपर्स होंगे, ठीक है। उसके ऊपर मैंने एक और एफर्ट की हुई है, आईकैप की बुक में नहीं नजर आएगी। जितने भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन नजर आएंगे उसके साथ अटेम्प्ट और क्वेश्चन नंबर पेपर का आपको साथ नजर आएगा, ठीक है। कि ये कौन से, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आईकैप कह रहा है कि प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये एक्चुअली में कौन सी अटेम्प्ट का पास पेपर है और उसका पेपर का क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ठीक है, और उसके मार्क्स कितने थे, ताकि आपको ये समझ आ जाए कि आप जो घर जाके काम करोगे प्रैक्टिस क्वेश्चन में मैं होमवर्क के तौर पे दूंगा वो पास पेपर सॉल्व करोगे। तो
तो ये कंफ्यूजन भी आपकी, टॉपिक वाइज पास पेपर्स कर रहे होंगे तो ये कंफ्यूजन भी आपकी दूर हो जाएगी कि हमने पास पेपर नहीं किए, तो ये साथ साथ हो रहे होंगे। इज दैट क्लियर? अच्छा, एक चीज जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं आपको शेयर कर लेता हूं, ये जिस तरह एक बुक है, सपोज ले मैं कोई भी चैप्टर ओपन करता हूं, जिस तरह ये ओपन हो गया, ओके। जिस तरह ये देखें फॉर एग्जांपल ये पास पेपर है, अगर सपोज प्रैक्टिस क्वेश्चन 1, तो मैंने साथ मेंशन किया होगा कि स्प्रिंग 2017 का पास पेपर है और उसका क्वेश्चन नंबर, पेपर का क्वेश्चन नंबर 2 उसका सब पार्ट सी था। तो इस तरीके से पूरी बुक के अंदर जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं उनके साथ आपको पास पेपर का रेफरेंस मिलेगा, ठीक है, ओके। सो ये भी हो गया। अच्छा, इसके बाद हम लोग वापस आ रहे हैं, सॉरी जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, हमारा टाइम बहुत कम हो गया। अच्छा जी, सॉरी ये तो हो गया। अच्छा जी, रीसेंट अटेम्प्ट एडिड है, मॉडिफाइड वर्जन में, ये मैंने बता दिया। अच्छा जी, कैप 3 की रेशियो क्या रही आई कैप की? 30%। कैप 4 हुआ तो इंप्रूव होगी 45%। और रीसेंट अटेम्प्ट के अंदर जो अभी आपका सितंबर की अटेम्प्ट हुई है बेटा 2022 की, ये ऑटम अटेम्प्ट जो है, इसके अंदर रिजल्ट रहा 41%, ठीक है जी। और जो मैंने पीछे क्रैश पढ़ाया जो इसी अटेम्प्ट के लिए सितंबर के लिए पढ़ाया, वो लास्ट बैच का रिजल्ट दैट वाज 52% जो कंपाइल हुआ बाय द इंस्टीट्यूट, क्रिसन ने जो इंस्टीट्यूट ने कंपाइल किया। सो मुझे ऐसा लगता है कि रिजल्ट्स रेगुलर क्लास से ज्यादा प्रोड्यूस हो जाता है, उसकी रीजन है ये स्टूडेंट डेडिकेटेड होता है, ठीक है, मेहनत करता जाएगा। एक बार याद रखना, सक्सेस लाइन में टीचर हमेशा सिर्फ आपको 70% 80% तक लेकर जाता है उंगली पकड़ के, बाकी जो 20% का सफर है ना, वो स्टूडेंट ने खुद तय करना होता है। मेरी बात समझ आ रही है? सो वो सफर आप लोग खुद तय करेंगे, क्लियर? मतलब के जो होमवर्क मिलेंगे, जो घर जाके पढ़ोगे, ऐसा नहीं होगा कोई एक दिन के अच्छा यार आज छोड़ो पढ़ा कल पढ़ लेंगे, कल पढ़ने का मतलब है 2 चैप्टर हो गए, तो ऐसी हरकत नहीं करनी। आप क्रैश बैच पढ़ रहे हो, ठीक है, मैं 1 घंटे में भी उतना पढ़ा रहा हूंगा, जज़ाकल्लाह बेटे, 1 घंटे उतना पढ़ा रहा हूंगा जितना मुझे पता है कि कल आपके पास 1.5 चैप्टर हो जाना है या 2 चैप्टर, तो फिर 1.5 चैप्टर कभी तैयार नहीं होगा। सो अगर सोच के आए हो कि ये पेपर पढ़ना है, पास करना है इसी टेन्योर में और हो भी जाना है, बड़ा आसान सा है, अभी मैं लोकेशन शेयर करता हूं, तो फिर याद रखो कि साथ का साथ काम घर जाके साथ करना है, ठीक है। सारा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ प्रोविजंस इतनी आसान है कि खाली पढ़ोगे तो एक दफा पढ़ने के बाद आपको वो लिखनी आती होगी, बात समझ आ रही है? कुछ प्रोविजंस होंगी जो आपको याद करनी पड़ेंगी। अच्छा जी, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, एक सिग्निफिकेंट चेंज इन सिलेबस, ठीक है, और रेलिवेंट वंस। अच्छा, जो पास पेपर्स है ना, बहुत से पास पेपर, जैसा मैंने कहा कैफ 3 का जब सिलेबस चेंज हुआ ना, तो बहुत से क्वेश्चन निकाल दिए उन्होंने, सॉरी टॉपिक्स निकाल दिए, उसकी वजह से पास पेपर में वो फेवरेट टॉपिक होते थे। जैसे मैं अगर बात करूं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, बेलमेंट, एजेंसी, ये फेवरेट टॉपिक थे, हॉट फेवरेट, मतलब पूरा बिजनेस लॉ छोड़ के उसी से पूछता था वो सवाल ज्यादा। अब हर पास पेपर के अंदर उसकी रिफ्लेक्शन होती थी, अब वो सिलेबस से निकाल दिए तो सारे पास पेपर्स क्या हो गए? आउटडेटेड, अब आपके लिए है ही नहीं, रेलिवेंट ही नहीं है। सो जितने रेलिवेंट है उसमें से मेजोरिटी आई कैप ने अपनी बुक में शामिल कर दिए, जिसको मैंने रेफरेंसिंग भी दे दिया आपके साथ। जो मार्च का रहता था वो भी शामिल कर दिया। सितंबर इसलिए शामिल नहीं किया कि सितंबर वाला आपसे करवाऊंगा, ठीक है, इसलिए शामिल नहीं किया, वो क्लास में करेंगे, ठीक है, ताकि आपको एक फुल फ्लेज पेपर करने की आदत हो। बच्चों को टॉपिक वाइज पढ़ लेते हैं, जब एक दफा सामने पूरा पेपर आता है तो कुछ बच्चे शेक हो जाते हैं, हालांकि कोई मसले वाली बात नहीं होती, तो वो डर भी खत्म करने के लिए सितंबर का पेपर हम क्लास में करेंगे। इज दैट क्लियर? चलो जी, अच्छा जी, मार्क्स एलोकेशन पे आ जाते हैं अब जल्दी से। आपके पास जो चैप्टर्स हैं और जो उनकी मार्क्स एलोकेशन है वो कुछ इस तरह है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, 50 मार्क्स एलोकेशन है, उसमें से 50 मार्क्स का पेपर टेस्ट होना है। कितने चैप्टर्स कवर होते हैं? चैप्टर नंबर 2 से चैप्टर नंबर 10 तक सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ठीक है, उसी के बारे में बात पढ़ रहे होंगे। फिर इसी तरह निगोशिएबल एक्ट 15 मार्क्स की एलोकेशन है, 14 to 15 चैप्टर्स, ठीक, ये नहीं 2 चैप्टर्स हैं। फिर ये वैसे 1 चैप्टर होता था, इन्होंने एमईज को ब्रेक करके डराने के लिए 2 चैप्टर कर लिए, ठीक है, टोटल 18 चैप्टर्स हैं, आप लोगों ने देखे ही होंगे। पार्टनरशिप एक्ट 15 मार्क्स का टेस्ट होता है, 13, 11, 12, 13 ये 3 चैप्टर्स हैं जो आपके सिलेबस में, कैफ 3 में ये 1 चैप्टर था, ठीक है, डराने के लिए फिर 3 कर दिए। सो स्प्लिटिंग हुई है, चैप्टर ज्यादा नहीं हुए, ठीक है, टेक्निकली। लीगल सिस्टम पे 1 चैप्टर है, वहां से 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन मस्ट आता है। फिर इसी तरह बाकी 3 छोटे छोटे से एक्ट हैं, 3-4, वो 15 मार्क्स के वहां से पेपर आता है, चैप्टर नंबर 16, 17 और 18, ठीक है, वहां से पेपर आता है। इज दैट क्लियर? अच्छा, सो इसको पास करना क्यों आसान है, मैं क्यों बार बार इतनी बड़ी गर्दान तानी हुई है उस वक्त की कि ये पेपर बहुत आसान है पास करना,
उसकी एक लॉजिकल रीजन समझाता हूं आप लोगों को। देखो स्टूडेंट जो है ना, सिर्फ पहले घंटे में ना अंडर प्रेशर होता है, उसके बाद ना वो लड़ाकू हो जाता है। कभी फील किया दूसरे घंटे में पेपर के आप बहुत लड़ाके हो गए होते हो, जो क्वेश्चन नहीं भी आता होता तो आप उसमें भी जान लगा देते हो और कई दफा उसको क्रैक कर लेते हो, लेकिन पहले नहीं समझ आ रहा होता। ऐसा होता है, ये ह्यूमन बिहेवियर है। शुरू में फियर है, प्रेशर है एग्जाम का, और आई कैप के एग्जाम का कुछ ज्यादा ही प्रेशर होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट क्या करता है, वो साथ वाले को देख रहा होता है कि साथ वाला पेपर क्यों फोल्ड कर रहा है बार बार, ठीक है। वो फिर अच्छा उसने कई दफा शुरू नहीं किया होता है। एक और बड़ी एक दो चीजें प्रॉब्लम है छोटी छोटी जिससे बच के रहना है, और वो ये प्रॉब्लम है कि स्टूडेंट क्या करता है, साथ वाले को देखना शुरू करता है। रो साथ ही होती है, उसको देखना शुरू कर देता है, उसने लिखना शुरू कर दिया। अच्छा पढ़ नहीं रहा पेपर, उसको देख रहा है कि वो क्यों लिख रहा है। ओ भाई तू अपना पेपर देख। अच्छा, और फिर साथ वाले ने पेपर पकड़ा, हो सकता है उसने नकम्मा हो, तैयारी ना की हो, वो आपकी तरफ शक्ल देखेगा, आपने वैसे ही सोच लिया कि मर गए, ठीक है। और आधे बच्चे ऐसे फेल हो रहे होते हैं दूसरे को देख के, अच्छा फेल, हाँ मैं भी फेल। भाई वो तुम क्यों फेल हो सकता, तूने पढ़ा हो। सो इन चीजों से अवॉइड करो, ठीक है। फिर कई दफा तस्वीरें साथ चल रही होती है बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की, अब तब भी डर जाते हो कि मैं नहीं अल्लाह का नाम लेकर अल्लाह मेरे अगेंस्ट ही ना हो जाए, तो पढ़ ही लूं कुछ। सो ऐसी बातें प्लीज इन फरसुदात से जरा बाहर आ जाना। ये बहुत छोटी छोटी सी बातें कहने को, लेकिन ये बहुत इंपैक्ट क्रिएट करती हैं। ये आपके पहले घंटे का, फर्स्ट आवर का सत्यानाश कर देती हैं। और एक बार याद रखना, इस पेपर के अंदर, बाकियों के बारे में मैं ये क्लेम नहीं करता, इस पेपर के अंदर जिसका पहला घंटा तबाह हुआ ना, तो समझ ले वो बाकी पेपर में एवं बेचारा लड़ रहा होगा, पास उसने फिर भी नहीं होना। ये गलती हो जाती है। उसकी रीजन बताता हूं। उसकी रीजन ये कि पहले घंटे में जब आप शेक होते हो ना, तो आपको रिकवर करने के लिए दोबारा टाइम नहीं मिलता। आप बहुत से क्वेश्चन जाया कर चुके होते हो उस एक फर्स्ट आवर के अंदर, जिनको आप समझ रहे हो आपने अटेम्प्ट किया, लेकिन अटेम्प्ट नहीं हुए होते, वो आपने जाया किए थे। प्रोफेशनल एग्जाम है तो आप जाया कर देते हो क्वेश्चन को, मार्क्स थे, मुफ्त के मार्क्स थे, आपने जाया कर दिए। सो होता क्या है, आप आसान सवाल भी जाया कर जाते हो जो इस पेपर के पासिंग मार्क्स हैं। जिससे मैं आपको समझाने लगूं कि पास कैसे करना है इस पेपर को। ये देखो, साथ साथ समझाता भी हूं एक और चीज भी। देखो सबसे पहले एमसीक्यूज हैं जी, 15 मार्क्स के, ये मार्क्स है जी, और ये मिनट्स हैं, कितने मिनट्स में करना है, 15 मार्क्स। अच्छा आप लोगों को एक रूल तो आइडिया है ना, 1.8 का या 2 का कह लोगे तो पूरे 3 घंटे बन जाएंगे। कि अगर फॉर एग्जाम्पल 1 मिनट, एक मार्क को सोल्व करने के लिए आपके पास मैक्सिमम 2 मिनट है, वरना 1.8 का रूल यूज किया जाता है। तो मैं 2 मिनट्स का रूल यूज करता हूं 3 घंटे पूरे, ठीक है। 2 मिनट्स मींस 2 into 100 आपके पूरे टाइम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, सो जरा आते हैं, अगर 15 मार्क्स का एमसीक्यूज है तो अप्रोक्सीमेटली कितने मिनट में सॉल्व हो जाना चाहिए। 1.8 से जरा मल्टीप्लाई कर दो तो ज्यादा अच्छी गाइडलाइन मिल जाएगी, या चलो 2 से कर दो, 30 कर दें, 30 मिनट्स, ठीक है जी। आधा घंटा गुजर गया, आधा घंटा लगाना नहीं है, वैसे समझा रहा हूं, आधा घंटा गुजर गया अप्रोक्सीमेटली। अच्छा, इसके बाद स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका चैप्टर नंबर जो 1 है, ये वाला लीगल सिस्टम, सिर्फ रट्टा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है। आपने आंखें बंद करके, दिमाग बंद करके सिर्फ सवाल पढ़ना है और जवाब लिख देना, इतना आसान सवाल होता है, ठीक है। जब चैप्टर करोगे तो आपको रियलाइज होगा। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के मुतालिक से बातें हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन के मुतालिक इतनी आसान बातें, स्ट्रेट फॉरवर्ड। जिस तरह इंटर का पेपर देखते हो ना सवाल, इस तरह ये सवाल है। तो मुफ्त के कितने नंबर हैं, 5 नंबर, चैप्टर 1 से 5 नंबर ये आए, कितने मार्क्स, कितना टाइम लगेगा, 10 मिनट्स टेक्निकली, ठीक है। अच्छा चलो, चैप्टर 1 हो गया। इसके बाद चैप्टर नंबर 16, 17 और 18, ये छोटे छोटे से एक्ट इस बार आपके सिलेबस में ऐड कर दिए गए हैं। कैफ 4 जब ये बना तो ये छोटे छोटे से एक्ट आपके सिलेबस में डाल दिए गए। हालांकि ये आपने पहले इसके कोई लिंक नहीं बनता, लेकिन फिर भी डाल दिए गए कुछ एक्ट छोटे छोटे से। और यहां से भी स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आता है, बिल्कुल इस तरह जिस तरह आप लोग इंटर का सवाल करते हो। एसेंशियल बता दें, फंक्शंस की डेफिनेशन बता दें, इसकी डेफिनेशन बता दें, इसका स्केड्यूल बता दें, ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड। कोई 2 नंबरी नहीं, कोई ऐसा नहीं जिसमें स्टूडेंट फंसे, कुछ नहीं। अगर आता है तो आप लिखोगे, नहीं आता तो आप छोड़ दोगे। सो 15 मार्क्स आपको वहां से पूछे जाते हैं। देखो ये छोटे छोटे से एक्ट, 15 मार्क्स। तो इन 3 चैप्टर से आने हैं आपके 15 मार्क्स। तो ये हो गए 15 मार्क्स, तो अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट्स रफली पेपर के। चेक करो, 1 hour 10 मिनट्स गुजर चुके होंगे जब तक आपको दिमाग चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ भी कर लो तब भी दिमाग चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके तकरीबन 35 नंबर गुजर चुके होंगे और 1 घंटा गुजर चुका होगा।
उसके बाद आप लड़ाके हो जाते हो, उसके बाद दिमाग चलना शुरू हो जाता है, फियर पे डोमिनेट कर जाते हो, क्योंकि पहले घंटे में या तो फियर आप पे डोमिनेट कर जाता है या आप फियर पे डोमिनेट कर जाते हो। उस केस में, उस टाइम में केस स्टडी को हैंडल करने का मतलब है अपने साथ नुकसान करना। किसी भी क्रिटिकल एरिया को हैंडल करने का मतलब है आई कैप की कहीं भी दी। मैं ये नहीं कहता कि हर बच्चा फेल हो जाता है, नहीं, मैं ये कहता हूं कि हर बच्चा ट्रैप में फंस सकता है, मेजोरिटी ट्रैप में फंस जाते हैं अगर वो उस टाइम के ऊपर डायरेक्टली केस स्टडी को हाथ डालेंगे। फिर क्या होगा, केस स्टडी खराब करेंगे, घंटे में पहले बेड़ा गर्क कर दी केस स्टडीज, ठीक है। अब परेशानी है कि केस स्टडी भी अच्छी नहीं हुई, आगे जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जो मुफ्त के नंबर है, वो भी कंफ्यूजन में खराब होते हैं, फिर उस पर भी इंपैक्ट आता है, तो अल्टीमेटली पासिंग रेशो कम होना शुरू हो जाता है। बात समझ आइए, चांसेस ऑफ फेलियर बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो क्यों ना अपना दिमाग ही ऐसे लगाएं कि इस तरीके से यूज करें। तो इसलिए पढ़ाने का अंदाज क्या होगा, मैं सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाऊंगा, ये खत्म कराने के बाद, लेकिन इसके खत्म करते करते साथ में आपको ये लीगल सिस्टम और ये 3 चैप्टर मैं करवा जाऊंगा। यानी कॉन्ट्रैक्ट के खत्म होते साथ ही ये 3-4 चैप्टर भी मैंने करवा दिए होंगे, क्योंकि एक 2-2 सफे के चैप्टर हैं, टोटल 2 पेजेस के, 1-2 द खत्म, इतने आसान है। तो ये पहले करवा दिए होंगे। थोड़ा सा आपको लॉ समझ आना शुरू होगा, मैं ये चैप्टर 7 करवा दूंगा, ताकि आप लोग शुरू से ही उनको कैप्चर कर लें और जो रट्टा रुट्टा मारना है आप लोगों ने वो आप मार मोड़ लें, ताकि आपकी रिविजन्स हो सकें उस चैप्टर की, जिनमें से मुफ्त कर। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, इजी वे टू पास दिस पेपर इज दिस। स्टूडेंट को ऐसे बिहेव करना चाहिए। इसके बाद बताऊंगा कैसे और कौन से सवाल हैं, कितने मुफ्त सवाल और भी पड़े होते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता जब पहले आप कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लो फिर आपको पता लगेगा और कितने। नहीं, पहले कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, लॉ समझना शुरू करेंगे ना पहले, फिर हम बीच में ही इनको पेपर में। हाँ बिल्कुल आसान है ना यार, आपने देखना सवाल आपको आता है, लिख दो, कितना मुश्किल है। एमसीक्यूज करो, उसके बाद सवाल करो आसानी से। बेटा आ जाए, बैठ जाए आप लोग बैठ जाए, कोई मसला नहीं। बात समझ आ रही है, यहां तक समझ आई? सो ये वे है इजीएस्ट वे टू पास दिस एग्जाम। ओके, चलो आगे चलते हैं। अच्छा, बल्कि आगे खत्म ही हो गया जी। सो हमारा पैटर्न ये होगा। इसके अलावा देखो ना, हमने एक चीज डिस्कस की कि 34 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव आने हैं, तो ये वो मार्क्स हैं जो हमें मुफ्त के नंबर देंगे। इसमें से 34 में से अगर मैं कहूं मैंने 5 ये चूज कर लिए, 15 ये, 20, तो रिमेनिंग स्टिल 14 आर देयर, जो 14 मार्क्स आउट ऑफ 34 डिस्क्रिप्टिव जो है, जो रट्टा है, जो मेमोराइज करना है, उसमें से अगर मैं ये 20 निकाल भी दूं तो फिर भी 14 पड़े हैं। इसका मतलब वो 14 क्या होंगे, मिक्स्ड, वो आपको ढूंढने होंगे। किसी का क्वेश्चन का पार्ट ए होगा, किसी का क्वेश्चन का पार्ट बी होगा। बात समझ आ रही है? अच्छा, एक लास्ट बात इसी बात से बता के चलूंगा, फिर उसके बाद आपके सवाल ले लेता हूं। लाहौर बोर्ड में होता था कि आप लोग क्या करते थे इंटर में, कि क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट किया है, अगर स्टार्ट तब करना है जब इसका ए पार्ट भी आता हो, बी भी आता हो और सी भी आता हो, तब सवाल को हाथ डालना है। और कई दफा स्टूडेंट बेचारे सवाल नहीं करते कि सी पार्ट नहीं आता, ऐसा होता है। आई कैप में ये प्रॉब्लम नहीं है, आपको जो पार्ट पहले आता है वो सॉल्व कर लो, इवन बी पार्ट आप एंड पे जाके सॉल्व करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जामिनर दोनों बाउंड करेगा, बाउंड है चेक करने के लिए, क्योंकि पेपर आपका, आपने जो ही पेपर अटेम्प्ट करना है उसके बाद आपका पेपर स्कैन होना है, और स्कैन होके रीअरेंज होके हर एग्जामिनर के पास जो जो उसका रेलेवेंट क्वेश्चन है वो जाना है। तो आप पेपर बेशक क्वेश्चन नंबर, सपोज अज्यूम कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए जो है शुरू में सॉल्व कर लें, और क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी लास्ट पेज नंबर 24 पे सॉल्व कर लें, तब भी एग्जामिनर दोनों चेक करेगा, क्योंकि एग्जामिनर के पास अरेंज होके जाने हैं, उसे तकलीफ नहीं होनी। मेरी बात समझ आ रही है? और आपके जो 24 पेजेस की बुकलेट आपको मिलती है वो नंबर्ड होती है, सीक्वेंशियल नंबर्ड होती है, 1 2 3 4 5, इसलिए पेपर मिस नहीं होता आपका कोई भी। इज दैट क्लियर? सो ये तरीका, मैंने ये स्कीम तब आ चुकी थी जब मैं भी क्वालिफाई कर रहा था, लास्ट पेपर में सीए फाइनल में तो पहले आ चुकी थी ये स्कीम, ये सारी स्कीमें पहले सीए फाइनल पे अप्लाई किया उन्होंने। सो उस टाइम पे ये काम मैं कर चुका हूं, क्वेश्चन नंबर 2 शुरू में, बी पार्ट एंड पे, क्योंकि नहीं आता क्या करूं, बी पार्ट आई उसमें टांग रहा हूं, जब ए आता है मुफ्त के नंबर हैं, ले लिए, आगे चला गया। 3 क्वेश्चन नंबर 3 आता है, उसका ए बी पार्ट आता है, बी पहले कर लिया, ए बाद में कर लूंगा, जो कर रहा हूं, लेकिन उसके साथ अपने क्वेश्चन पेपर पे मार्क कर रहा हूं कि मैंने कौन कौन सा अटेम्प्ट कर दिया। ये ना हो कि कोई अनअटेम्प्टेड रह जाए और आपको याद भी ना रहे बाद में, तो मार्क करते रहे, छोटा सा टिक लगाते रहे कि ये हो गया, ये हो गया, बाद में उसका ए पार्ट कर लो। जब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए, जब थोड़ा दिमाग चलना शुरू हो जाए, प्रेशर से आजाद हो जाओ, तो उन सवालों की तरफ आ जाओ जो तुमने नहीं अटेम्प्ट किए। सो एग्जामिनर को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई कैप को बड़े हो जाओ अब, ठीक है, थोड़े से ग्रूम कर लो अपने आप को। आई कैप को इन बातों से प्रॉब्लम नहीं है, इन फियर से बाहर आ जाओ कि पता नहीं ए बी आता होगा तो करेंगे, अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा अगर बी ना किया तो, ऐसा लगेगा ए किया बी नहीं आता इसको,
नहीं भाई, एग्जामिनर के पास वो ए और बी अगले आखिरी पेज से वो इकट्ठा होके एक ही दफा जाना है। बात समझ आ रही है? इसके बाद प्लीज आप लोगों का क्वेश्चन है तो बताइए, नहीं तो क्लास कंक्लूड करते हैं। जी कोई क्वेश्चन? किसमें? किस वाले से? घर जाके? अच्छा, आपने अप्रॉक्सीमेटली एक बात याद रखनी है कि अप्रॉक्सीमेटली, चूंकि अब आप लोग इस टेन्योर में आते हैं तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि यार आप कम से कम 2 घंटे तो दो, मिनिमम 2 आवर्स तो दो, क्योंकि 1 घंटा तो आपका, शायद आधा घंटा पौना घंटा तो आपका निकल जाएगा जब मैं केस स्टडीज दिया करूंगा उनको सॉल्व करने में, फिर उनको रीड आउट करने में, बाकी पढ़ने के लिए। सो 2 घंटे तो मिनिमम, मिनिमम प्लीज, इतने तो मिनिमम दो। और इतने देना कोई मुश्किल काम नहीं। आप फुल टाइम स्टूडेंट हो, कोई ऐसा तो नहीं जो सेल्फ एम्प्लॉयड हो, नहीं, स्टूडेंट हो ना सारे फुल टाइम, तो मेरा ख्याल 2 छोड़ के 3-4 घंटे भी देना कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन 2 मिनिमम, मिनिमम। जी और कोई क्वेश्चन? बेटियों का सब क्लियर है माइंड में? अच्छा, अब चूंकि कल रिजल्ट है, इन लोगों ने क्लास हम लोगों ने जब डिसाइड की थी तब शायद इस बात का इल्म नहीं था और इसको नहीं ज़हन में रखा गया था। सो प्लान यही हुआ फिर लेटर ऑन कि आज ओरिएंटेशन क्लास अरेंज कर लेते हैं, क्योंकि हमने स्टूडेंट से कमिट कर लिया हुआ है, और लेटर ऑन 3 और 4 की ब्रेक देके 5th से दोबारा क्लासेस रिज्यूम होंगी 5 जनवरी से। ठीक है, क्लियर? सो 3 और 4 को क्लास नहीं होगी। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, फॉर योर रिजल्ट सॉरी, और इंशाल्लाह 5th को मुलाकात होगी खुशी वाले फेसेस के साथ। ठीक है जी, अल्लाह ताला आप सबको सानिता फरमाए।